जय श्री श्याम सभी को। तो आज हमारा DSSB एंड EMRS TGT मैथ्स 2026, जिसको मैंने टारगेट सीरीज़ का नाम दिया है, डे 5 स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या नया सीखते हैं आज। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है मैंने यहाँ पे DSSB के ही क्वेश्चन लिए हुए हैं एंड प्रीवियस ईयर जो आए थे आपके एग्ज़ाम में, एंड उन्हीं क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर करा रही हूँ एंड क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो भी बता रही हूँ। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं एंड अच्छा लग रहा है, तो भाई डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट भी किया करो, बताया करो कैसा पढ़ाती हूँ मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 25 मॉड्यूलो 3 कॉन्ग्रुएंसी किसके इक्वल होगा, 1 के, 0 के, 3 के या 2 के। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब इसमें हमारा लग गया कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो m, जो कि हमारा ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है। और वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि हमें ना कोई भी a b एंड m 3 इंटीजर दे दिए एंड m पे क्या कंडीशन होती है कि वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारी ना कुछ स्टेटमेंट आती है, देन फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इसमें ही कॉन्ग्रुएंसी की, कि जो m है ना वो a माइनस बी के डिफरेंस को क्या करता है, डिवाइड करता है। पहली बात आई समझ में। दूसरी, ये इसकी डेफिनेशन की फॉर्म होती है कि अगर आपको ये स्टेटमेंट ही है, अगर आपको m a माइनस बी डिवाइड दे जाए तो भी ये इसके इक्वल होता है a कॉन्ग्रुएंसी b मोड m। ये स्टेटमेंट है, ये क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। कॉन्ग्रुएंसी की ये क्या स्टेटमेंट, आपको ये फॉर्म भी मिल सकती है, आपको ये फॉर्म भी मिल सकती है एंड आपको ये मतलब जो ये चारों फॉर्म बनाई हुई है ना, चारों फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तो जो थर्ड होती है ना वो हमारी क्या होती है, a इज इक्वल टू बी प्लस के एम। और m क्या होता है, मतलब k क्या होता है, यहाँ पे कोई इंटीजर होता है। ठीक है, a मोड m किसके इक्वल होता है, b मोड m के। और इसका क्या मतलब होता है कि a डिवाइड m को कर रहा है एंड b m को डिवाइड कर रहा है। जब ये दोनों इक्वल है तो इनका रिमाइंडर भी क्या होता है, इक्वल। बात आगे समझ में, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मॉड्यूलो क्या होता है एंड इनकी क्या क्या स्टेटमेंट होती हैं। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर पीछे से पहले थोड़ा बहुत पढ़ा भी है तो, बाकी कोई बात नहीं, नहीं भी पढ़ा तो भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिंपल आपको क्या दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल सकता है। अब आपको थोड़ी सी इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्या होती हैं, तो सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि 25 मॉड्यूलो 3 की कॉन्ग्रुएंसी किसके इक्वल है। सिंपली हमें यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू बतानी है, बट अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू देखूँ तो ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को कुछ ऐसा कि ए की वैल्यू यहाँ से भाई उस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगी, दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे मैंने दिमाग लगाया कि भाई ए का तो कुछ कंसेप्ट हो नहीं सकता, तो बेसिकली यहाँ पे रिमाइंडर पूछ रखा है आपसे, यानी कि ए बाय एम की वैल्यू पूछ रखी है। ठीक है, यहाँ पे जो कि क्योंकि स्टेटमेंट क्या होती है, ए कॉन्ग्रुएंसी बी मोड एम। ठीक है, एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या थी कि m डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। ये तो सेकंड वाली होगी ना, जो फर्स्ट वाली थी वो क्या थी, a डिवाइड कर रहा है m डिवाइड कर रहा है सॉरी a माइनस बी को। वैसा भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा मुझे। अगर मैं a की वैल्यू देखूँ तो मेरी a की वैल्यू ये तो आने से रही, तो मेरे को यहाँ पे लग गया कि a माइनस एम निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें रिमाइंडर की वैल्यू पूछी है ऑप्शन में। बात आई समझ में, ऑप्शन देख के कैसे मतलब मैंने दिमाग लगाया कि क्योंकि ए की वैल्यू मैं बताऊंगी ए की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे मेरे को कहीं दिख नहीं रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको मान लिया मैंने एक्स या फिर ए मान लो। ए क्यों मान लो, क्योंकि वो फॉर्म ही है ना, ए इज इक्वल ए कॉन्ग्रुएंसी बी मॉड्यूलो एम। तो बी की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ पे 25 एंड मोड एम की वैल्यू कितनी आ गई, थर्ड। तो बी बाई एम होता है ना, इसको ना मत देखना भाई, ये ना थोड़ा सा गलत हो गया मेरे को लग रहा है, मेरे को फिर ये मत देखना, इसलिए मेरे को ना ये पेज भी अटैच करना पड़ा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने के लिए ना, पहले मैंने लिखा तो कुछ और था बट फिर वो लॉजिक नहीं बन रहा था, जो चीज़ मैं मतलब आपको अच्छे से क्लियर करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने फिर एक पेज ऐड किया है यहाँ पे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा सकूँ। एंड दैट्स वाई ये थोड़ा सा गलत हो गया, सो इग्नोर इट, ध्यान मत देना।
मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे सही करवा दूँगी जो जो एरर हो चुका है, मेरी गलती है, बट मुझे अच्छे से समझाना था इसलिए, ठीक है। तो इग्नोर दिस एरर, ये एरर हो गए थे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको क्या बताया था अभी पीछे कि a मोडुलो m इज इक्वल टू b मोडुलो m होता है। तो क्या कंडीशन होती है, a m को डिवाइड करे, b m को मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये दोनों इक्वल का मतलब है इनके रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ही था ना, अभी पीछे बताया था। तो ये रिमाइंडर क्या होते हैं, इक्वल। तो मैंने यहाँ पे लिया कि b डिवाइड m, b m को क्या कर रहा है, डिवाइड। b की वैल्यू कितनी है, 25, और m की वैल्यू कितनी है, 3। जब 25 को m से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। तो जो ये b डिवाइड m है, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो a डिवाइड m, यानी कि जो x को मैंने a माना है, a डिवाइड 3, तो ये भी, इसका भी रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी कि रिमाइंडर 1 आ जाए, 13। दिखी 13 कैसे, जब हम 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 12 पे पूरा कट जाएगा, n एक रिमाइंडर बचाना है। तो यहाँ से सिंपली a की वैल्यू 13 आएगी ना, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कुछ ऐसा दिखा ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन में क्या वैल्यू पूछी है, a/m, यानी कि रिमाइंडर की वैल्यू पूछी है। तो अगर मेरे से a की वैल्यू पूछता तो आंसर कितना आता, 13, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 1। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ग्रुएंसी मोडुलो m एंड ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, समझ में आया अच्छे से। तो लाइक करना वीडियो, ठीक है, एंड कमेंट करके भी बताना कि कैसा लग रहा है। चलें अब नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है कि और रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस इफ़ द रिलेशन इज। तो जैसे कि हमने डे 2 में डिस्कस किया था अच्छे से, मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, एक एक कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से कराया है। तो मैं चाहूँगी आप डे 2 वाली वीडियो है ना, देख के आओ। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है कोई भी रिलेशन, जब वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। और ये क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है डे 2 में, तो जाके देख के आओ, ठीक है। अभी के लिए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब वो दोनों इक्वल होते हैं। सिमेट्रिक में क्या होते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। एंड ट्रांजिस्टिव में क्या होता है, 3 डिफरेंट एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। जब ये तीनों को सेटिस्फाई कर देता है तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। चले नेक्स्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि क्या है, इफ कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर एल एम एन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपली जो ये आपका क्लास 12th है उसमें आपका डायरेक्शन एंड कोसाइन का चैप्टर है, उसमें सिंपल डेफिनेशन दी हुई है कि जब कोसाइन एंगल वेक्टर में हो तो एल एम एन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसका ना सिंपली आंसर होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1। ये सिंपल डेफिनेशन होती है, बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर कुछ और ऑप्शन करके आपसे पूछा जाता है, सपोज LMN की फॉर्म में ना देके आपको कोस अल्फ़ा कोस बीटा की फॉर्म में पूछ ले तो आप, या फिर साइन अल्फ़ा साइन बीटा की फॉर्म में पूछ ले तो आप इजीली आंसर दे सको, ठीक है। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या कहता है, ये बोलते हैं कि हमारे पास ना कोई प्लेन दे दिया, 3D प्लेन, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन एंड कोसाइन है 3D प्लेन पे चलता है। तो हमें यहाँ पे जैसे 3D प्लेन दे दिया है जिसमें 3 एक्सिस होती है, x, y एंड z, ठीक है। x में एंगल कितना दे दिया, अल्फा, y पे एंगल कितना दे दिया, बीटा, एंड z पे कितना दे दिया, गामा, ठीक है। अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि जब हमें एंगल गिवन हो तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, LMN हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन की। जब हमें एंगल गिवन होगा तो LMN की वैल्यू क्या होगी, कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा। जब हमें एंगल गिवन होगा, ठीक है। लेकिन जब अगर हमें पॉइंट गिवन होगा तो जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है जिसको हमने LMN नाम दिया है उनकी वैल्यू होती है A = √a² b² + c², and m is equal to b by √a² b² c² and n is equal to c divided √a² b² c²। ये कब होगा, जब हमें डायरेक्शन कोसाइन के पॉइंट गिवन होंगे। ये कब होगा, जब हमें प्लेन का एंगल गिवन होगा, जब हमें प्लेन के पॉइंट गिवन होंगे।
डिफरेंस समझ में आ गया। जब एंगल गिवन होंगे तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन LMN की फॉर्म में क्या होगा, L की वैल्यू कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। जब पॉइंट गिवन होंगे तो LMN की वैल्यू भी क्या होगी, पॉइंट में होगी। समझ में आया दो डिफरेंस, क्योंकि 12th में है ये। एंड उसके बाद आपका एक कंसेप्ट आता है इसी में ही कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। बेसिकली इसमें हमारा यही यूज़ था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसमें आपकी ये दे रखी होती है कि कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अभी हमने कोस को ऊपर क्या माना था, L M N, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हमारा क्या होता है 1। तो यहाँ से ये क्या हो गया कि इफ़ द कोसाइन एंगल मेड बाय द वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि वेक्टर, ये वेक्टर ही हो गया ना कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा से बन गए, तो LMN के ऊपर क्या कंडीशन होती है, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर क्या होता है 1, जो कि हमारा क्या होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर यही फॉर्म आपको साइन की टर्म में दिख जाए तो साइन की टर्म में आंसर होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। 2 कैसे होगा, ये मैंने नीचे प्रूफ किया हुआ है। देखो साइन की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो बस मैंने वही चेंज कर दिया इसको फॉर्म में चेंज करने के बाद आपके पास कोस की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। एंड साइन की फॉर्म में आ जाए तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन एंड कोसाइन का कंप्लीट कंसेप्ट ही है, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।